हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन। आज जिस विषय पर कानूनी पहलू में हम बात करेंगे वो है वसीयत यानी कि विल। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं तब वसीयत लिखने की ज़रूरत ही क्या है ऐसा सोचते हैं, पर असल में वसीयत बनाना तभी ज़रूरी है जब आप बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो क्यों ज़रूरी है वसीयत बनाना, कब बनाएं वसीयत, किन बातों का रखें ध्यान, देखिए ये रिपोर्ट। वसीयत बनाने से बहुत लोग कतराते हैं, लेकिन वसीयत बनाना बेहद जरूरी है। वसीयत के जरिए आप मृत्यु के बाद भी इसकी पक्की व्यवस्था कर सकते हैं कि अपने प्रियजनों में आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी इच्छा अनुसार होता है। हर बालिग और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति वसीयत बना सकता है। वसीयत बनाना बहुत सरल है। यदि आपकी संपत्ति जटिल प्रकार की नहीं है और अगर आप उसे अपने वारिसों में सीधे साधे ढंग से बांटना चाहते हैं तो वकील तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास अचल संपत्ति हो या किसी व्यवसाय में आपका हिस्सा हो तब आपको किसी कानूनी विशेषज्ञ की मदद लेकर ही वसीयत बनानी चाहिए। वसीयत का लिखित होना बहुत जरूरी है। वसीयत को किसी खास कानूनी शब्दावली में लिखना जरूरी नहीं। आप किसी भी भाषा में अपनी स्वाभाविक शैली में वसीयत लिख सकते हैं। अगर वसीयत बनाने वाला अशिक्षित हो तो वो दूसरे किसी से ऐसी भाषा में वसीयत लिखवा सकता है। अगर आप अपनी संपत्ति किसी नाबालिग व्यक्ति को छोड़ रहे हैं तो किसी अभिभावक को उसके बालिग होने तक उसके नाम आई संपत्ति का प्रबंध करना होगा। वसीयत लिखते समय ध्यान रहे वसीयत में आपका पूरा नाम और पता हो। ये उल्लेख हो कि आप मानसिक दृष्टि से पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर आपकी उम्र अधिक है या आप बीमार हैं तो अपनी मानसिक दुरुस्ती का डॉक्टरी प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। सभी व्यक्तियों का नाम पूरा और पता जरूर लिखें। अपनी सभी संपत्तियों, ऋणों, खर्चों, दायित्वों आदि का स्पष्ट उल्लेख करें। ये देख लें कि वसीयत की भाषा स्पष्ट हो। इसका भी उल्लेख जरूर करें कि आपकी अंतिम वसीयत है। वसीयत बनाने वाले का उल्लेख करें। वसीयत में 2 विटनेस के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं कि आपने उनकी मौजूदगी में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर चाहें तो वसीयत को पंजीकृत करवाएं, वरना उसे ऐसी जगह रखें जहां वो सुरक्षित रहे और दूसरों के हाथ न पड़े। अगर वसीयत दूसरे से लिखवाई हो तो ध्यान से पढ़ें और देख लें कि वो आपकी इच्छा अनुसार लिखी गई है। वसीयत पर कोई भी निशान, काट-छांट आदि नहीं होने चाहिए। हर साल वसीयत दोबारा लिखें। इसी तरह हर महत्वपूर्ण पारिवारिक घटना के बाद, जैसे कि विवाह, जन्म, मृत्यु, तलाक आदि के बाद वसीयत नए सिरे से लिखें और पुरानी वसीयत को नष्ट कर दें। तो अगर वसीयत से जुड़े कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट विवेक नासा। विवेक सर, वेलकम। थैंक यू। विवेक सर, वसीयत, जैसा कि मैंने कहा कि जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं तो हम सोचते हैं कि वे वसीयत क्यों लिखें, क्योंकि ये याद दिलाती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वसीयत बनाना ज़रूरी क्यों है? जी, वसीयत बनाना ज़रूरी इसलिए है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। अब आगे कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि आपने अपने पैसों से कुछ कमाई है या अपने पैसों से खर्च करके आपने एक्वायर की है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी इच्छा अनुसार आपके बेटे को या आपके हेयर्स में बांटी जाए या किसी थर्ड पर्सन को भी दी जाए, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार उस प्रॉपर्टी को बांटना चाहते हैं, इसलिए विल बनाना बहुत ज़रूरी है, वसीयत बनाना ज़रूरी है। जी। वसीयत है क्या एग्जैक्टली? अगर हम वसीयत बोले तो वसीयत यानी कि विल यानी कि आपकी अपनी इच्छा। कानूनी शब्दों में बात करूं तो वसीयत लीगल डिक्लेरेशन है आपकी इच्छा की, वो इच्छा जिसके अनुसार आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे बांटना चाहते हैं। आप किसे देना चाहते हैं, किस तरीके से बांटना चाहते हैं, चाहे वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि अचल प्रॉपर्टी है, या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या चल प्रॉपर्टी है। चल माने ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने में सक्षम हो, जैसे कि कैश, ज्वेलरी, आपके बैंक अकाउंट में अगर कुछ पैसे पड़े हैं या इस तरीके की चीज़ें। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी चीज़ें जैसे ज़मीन, आपका घर या ऐसी और कोई चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई हो। तो अगर इसलिए वसीयत बनाना ज़रूरी है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी तरीके से अपनी इच्छा अनुसार बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। जी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यमुना नगर से विनोद हैं। विनोद जी, नमस्कार।
नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए विनोद जी। मैडम ये मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने कहा था कि हम एक बार में 2, 3, 4 वैसे वसीयत बना सकते हैं, टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। जी। तो क्या वो पुरानी वसीयत जो यदि हम रजिस्टर्ड कराएंगे तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं हो जाएगी उसमें? जी वकील साहब। जी, अगर आपने एक पहले विल बनाई है और इसे रजिस्टर करा दी है, सब्सिक्वेंटली आपका मन बदल गया और आप चाहते हैं कि एक दूसरी विल बनाएं और उस पुरानी विल को सुपरसीड कर जाए, पुरानी विल कैंसिल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप नई विल बनाएंगे उसमें आप पुरानी विल का उल्लेख कीजिए, पुरानी विल को मेंशन कीजिए, जी ये इस तारीख को मैंने ये विल बनाई थी, उस विल में मैंने ये प्रॉपर्टीज़ इन लोगों के नाम की थी और इस विल को ये रजिस्टर कराया गया था, उसका जो भी वसीका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें मेंशन करें। उसके बाद आप ये लिखें कि अब ये मैं अगली विल बना रहा हूं और ये जितनी भी पुरानी मेरी विल्स हैं उसको कैंसिल कर देगी, उनको सुपरसीड करेगी और जो मेरी प्रेजेंट विल है वो मेरी अंतिम विल मानी जाए। और अगर आप उस विल को रजिस्टर कराएं तो जो आपकी बाद की विल है, जो सब्सिक्वेंट विल है, वो फाइनल मानी जाएगी। आपको ये बस यही करना है कि जो नई विल आपने बनाई उसमें आप ये मेंशन ज़रूर कीजिए कि मेरी पुरानी विल ये थी, इस तारीख को मैंने रजिस्टर कराई थी और जो मेरी प्रेजेंट विल है ये और पुरानी जितनी भी मेरी पुरानी विल्स थी उनको सुपरसीड कर जाएगी और पुरानी वाली कैंसिल मानी जाए। जी चलिए विनोद जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। वकील साहब, वसीयत बनाने का सही समय क्या है? वसीयत बनाने का सही समय कुछ भी नहीं है, या फिर कहें हर समय ही सही समय है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, ज़मीन है, या आपके पास बैंक अकाउंट है, उसके अंदर ज्वेलरी है, कैश है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी आपके हिसाब से आपके हीयर्स में बांटी जाए, आप चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार या एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जाए, तो आप विल बना दीजिए। तो अगर हम एक तरीके से सोचें तो कभी भी सही समय नहीं है, दूसरे तरीके से सोचा जाए हर समय सही समय है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक विल बना लें जिसमें कि आप ये मेंशन कर दें, जो भी आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी को आप देना चाहते हैं तो आप उसमें मेंशन कर दें। अगर आप साल बाद, 2 साल बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अभी अपनी प्रॉपर्टी इस पहले व्यक्ति को नहीं देनी जिसको पहले विल किया था, आप किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं या तीसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो आप एक और विल बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो नई विल होगी वो पुरानी विल्स को सुपरसीड करेगी। बस आपको अपनी नई विल में ये मेंशन करना है कि आपने पुरानी विल इस तारीख को बनाई थी और अपनी ये प्रॉपर्टी जो भी थी आपने इस व्यक्ति को मेंशन कर दी। अब सब्सिक्वेंटली आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, या आप अगर आप चाहते हैं कि अब आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, नई विल में मेंशन कर दीजिए और नई विल में ये भी मेंशन कर दीजिए जो प्रेजेंट विल है, जो नई विल है, पुरानी सारी विल्स को सुपरसीड करेगी। जी चलिए, मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं मंजीत जी? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है मंजीत जी? चलिए, संपर्क इनसे टूट गया है। वकील साहब, आपने कहा कि अगर आप एक विल बनाते हैं उसके बाद दूसरी विल बनाते हैं, वो सुपरसीड करेगी पहली विल को। जी, लेकिन वो तभी करेगी जब वो रजिस्टर हो पहली विल। ऐसा नहीं है। अगर आपकी पहली विल भी रजिस्टर नहीं थी, दूसरी विल आपने बना दी, तो उसमें मेंशन कर दीजिए मेरी पुरानी विल मैंने इस तारीख को बनाई थी और अब ये नई विल बना रहा हूँ, पुरानी विल को सुपरसीड करेगी। अगर आपकी पुरानी विल रजिस्टर्ड नहीं थी, अनरजिस्टर्ड विल थी, आप पुरानी विल को क्या कीजिए, आप उसे या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं। आप उसको अगर ख़त्म कर दें तो पुरानी विल अमान्य मानी जाएगी। अगर आपने पुरानी विल जो थी आपकी वो रजिस्टर्ड विल थी, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एक नई विल बनाइए, आप उसमें मेंशन कीजिए कि एक मेरी पुरानी विल थी और इस डेट पे मैंने पुरानी विल बनाई थी, अब मैं पुरानी विल को सुपरसीड करना चाहता हूँ, मेरी इंटेंशन बदल गई है, अब मैं किसी और व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आप जो नई विल बना रहे हैं उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हैं और उसमें मेंशन कर दीजिए कि अब ये जो मेरी नई विल है पुरानी सारी विल्स को सुपरसीड करेगी और मेरी पुरानी विल इस जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पुरानी विल मेरी कैंसिल मानी जाए। जी जी। तो चलिए, हम आज बात कर रहे हैं कानूनी पहलू में वसीयत के बारे में। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है वसीयत। इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, हमने बात करी थी कि अगर एक विल आप बनाते हैं और दूसरी बनाते हैं तो उसे सक्सीड कर जाती है, अगर आप रजिस्टर कराएं या ना करें। रजिस्टर कराना विल को कितना ज़रूरी है? वैसे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। मैंडेटरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता है विल। पर अगर आप विल को रजिस्टर करा लेते हैं तो ये एक नोटिस हो जाता है पब्लिक को। उसकी एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप रजिस्टर कराते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस के में जाके, तो आपकी जो विटनेस है उनकी फ़ोटो हो जाती है, आपकी फ़ोटो हो जाएगी और एक कॉपी उसकी संभाल के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रख दी जाएगी। आपकी मृत्यु के बाद अगर उसे कोई यूज़ करना चाहता है उस विल को, तो आपकी इच्छा अनुसार ही यूज़ होगी। उस विल का कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते किसी भी विल को, एक ये प्लेन कागज़ रह जाता है और आपके घर पे है, तो अगर ये किसी के भी हाथ लग जाती है सब्सिक्वेंटली आपकी मृत्यु के बाद, तो वो चेंज करके उसमें कोई एडिशन करके उसका मिसयूज़ कर सकता है। किसी एक व्यक्ति का नाम हटा के अपने दूसरे का लगा दे। तो इस तरीके से आपकी इच्छा के अनुसार जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि उसका मिसयूज़ हो। उससे बचने के लिए आप विल को रजिस्टर करा लीजिए। वो विल की एक कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो जाएगी और सब्सिक्वेंटली आपकी मृत्यु के बाद वो कॉपी वापस ली जा सकती है और विल आपकी इच्छा के अनुसार जो आपने विल में लिखा था आपकी प्रॉपर्टी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है। जी। हिसार से गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार। हेलो जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैडम जी, मेरा सवाल है कि मेरे पिताजी की परदादी थी जी, दादी जी जी जी। मेरे पिताजी की दादी थी जी। गजेंद्र जी, आप सबसे पहले अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करिए। तो मेरे थी जी, उन्होंने 1965 के अंदर अपने 90 कनाल जमीन अपने 3 फोटो के अंदर वसीयत कर दी थी जी। जी। वो वसीयत जी 64 में वसीयत करी और 65 में वो मेरे पिताजी की दादी एक्सपायर हो गई जी। जी। और वो जी 68-69 तक की तो हमारे नाम बोल रही है जी जमीन जी, और 72-73 में जाके उमेश जी अकेला नाम करा गया उस 90 कनाल जमीन को जी। तो आप हम इसका क्या कर सकते हैं जी? जी, मैं आपका सवाल बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर एक विल थी आपके नाम उस विल के हिसाब से आपके नाम प्रॉपर्टी हो गई, अगर उसकी म्यूटेशन चढ़ गई है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम हो गया, तो बाद में चेंज होने का मैं समझ नहीं पाया कैसे चेंज हुई। संपर्क टूट गया वकील साहब इनसे। हम आपसे दरखास्त करेंगे जब भी आप हमें कॉल करें और आप वकील साहब का अगर पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने टीवी की वॉल्यूम कृपया बंद करके उसके बाद ही आप सवाल पूछें। वकील साहब, आपने कहा चल और अचल संपत्ति, क्या एक ही विल में जी यानी एक ही वसीयत में दोनों चल और अचल संपत्ति कवर होती हैं? बिल्कुल होती हैं। विल का पर्पस यही है कि मृत्यु के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आपकी विल है और वो रजिस्टर्ड विल है, तो अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है, ज्वेलरी है, आप वो लेके जा सकते हैं और अकॉर्डिंगली बैंक को दिखा सकते हैं मेरे रजिस्टर्ड विल है, अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन हेयर्स के पास, या फिर अगर किसी थर्ड पार्टी के नाम भी कर दिया है तो वो उस विल के अनुसार प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है एग्जीक्यूटर से। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, आगे रेवेन्यू रिकॉर्ड चढ़ाने होते हैं, टाइटल क्रिएट होता है, तो इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इमूवेबल कर सकते हैं और मूवेबल कर सकते हैं। दोनों करने से ही फायदा होगा। जी वकील साहब, ऐसा होता है कि कई बार मान लीजिए किसी ने अपनी वसीयत नहीं बनाई और आगे जो भी उनके सक्सेसर्स हैं उनसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो ये क्या सर्टिफिकेट है, कैसे बनवाया जाएगा, किस अवस्था में बनवाना चाहिए? जी मैं बताता हूँ। अब अगर हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करें, सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है। एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी, एक वकील के थ्रू आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा जनरल पब्लिक के अगेंस्ट। कोर्ट उसमें आपके जितने डिसीज के जितने हियर्स हैं, जितने भी वारिस होंगे, उनको नोटिस करेगी, उन्हें समन करेगी और उनसे पूछेगी कि क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। सक्सेशन सर्टिफिकेट जितने भी सक्सेसर्स होंगे उनके फेवर में बनेगा। आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते समय कोर्ट को जो अर्जी देंगे उसमें मेंशन करना पड़ेगा
आप कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। मैं फिर क्लियर करता हूँ, सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकता है, यानी कि बैंक अकाउंट में अगर कुछ पैसे हैं, कोई इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट हैं, कुछ ज्वेलरी है आपकी जो कि लॉकर में पड़ी हुई है, या कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है, या इस तरीके की कोई चीज़ें, आपको हर पॉलिसी नंबर, शेयर डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, लॉकर नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें कितना अमाउंट है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा, अर्जी देनी पड़ेगी कोर्ट में। और कोर्ट अपनी पूरे प्रोसेस के बाद कोर्ट आपको कहेगा कि एक अखबार में उसका नोटिस निकलवाया जाएगा, और 30 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि इन हीयर्स के नाम जिन्होंने भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की अर्जी दी है उनके नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाए या ना किया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो कोर्ट एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। इसमें आपको 3% की कोर्ट फी भी देनी पड़ती है, जो कि जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स के रूप में देनी पड़ती है। जी वकील साहब, मान लीजिए किसी ने अपनी वसीयत नहीं बनाई और उनका निधन हो जाता है, जी उस केस में प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? अगर किसी ने वसीयत नहीं बनाई और उसका निधन हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसों में उन बराबर बढ़ जाएगी। उसका एक प्रोसेस है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 उसके हिसाब से बांटी जाएगी। उसमें अगर कोई हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बांटी जाएगी। उसमें शेड्यूल 1 में क्लास 1 हेयर्स मेंशन है। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी क्लास 1 हेयर्स को। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी पत्नी और उसकी माँ, ये क्लास 1 हेयर्स में आएंगे। और भी नाम है तो उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक शेयर ईच का, मतलब हर एक को इक्वल शेयर मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है या किसी दूसरे धर्म का है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होंगे। जैसे मुस्लिम्स हैं तो वो अपने कस्टमरी लॉ से गवर्न होंगे। क्रिश्चियंस और पारसीज जो हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होंगे। तो अलग अलग कानून है, हिंदुओं के लिए कस्टमरी लॉ भी है और हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है। प्रॉपर्टी उनके वारिसों में उस तरीके से अपने आप बांटती जाएगी। हाँ, अगर आपकी विल है तो विल में आप किसी थर्ड पर्सन को भी कर सकते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विल आप सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो आपने खुद एक्वायर की हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि दादालाई प्रॉपर्टी, उसके लिए विल नहीं की जा सकती। अगर कोई मालिक है, दादालाई प्रॉपर्टी है और उसका मालिक बन गया है तो उसकी वो विल नहीं कर सकता, वो वारिसों में बटेगी ही बटेगी, वो सक्सेसरशिप के हिसाब से ही बांटी जाएगी। जी, यानी कि अगर किसी की दादालाई प्रॉपर्टी है और वो उसके नाम नहीं की गई या उसके नाम कर दी गई मान लीजिए, तो उसके बाद वो जो इंसान है वो आगे किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, वो विल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हिंदू कस्टमरी लॉ के हिसाब से और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से भी एक बच्चा, हर हिंदू जो है वो उसका राइट हो जाता है प्रॉपर्टी में बाय बर्थ। सो एवरी चाइल्ड इन अ वॉर्म, अगर कोई बच्चा पैदा नहीं भी हुआ और अगर पेट में भी है तब भी उसका राइट क्रिएट हो जाता है उस बच्चे का वॉर्म के अंदर ही। तो उसमें आप जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके रिस्पेक्ट में हर एक का इक्वल राइट है, तो उसको विल नहीं की जा सकती, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, राइट बाय बर्थ हो गया हर व्यक्ति का, तो उसको वो अपना राइट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई उसका राइट छीन नहीं सकता, विल करके किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। जी वकील साहब, मान लीजिए किसी का कोई हायर है ही नहीं, मतलब आगे कोई औलाद नहीं है, किसी की सिंगल पेरेंट है या अलग रह रहे हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उनके डिसीज होने के बाद वो प्रॉपर्टी किसके पास जाती है? अच्छी बात है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई औलाद नहीं है, अगर उनकी कोई पत्नी है तो प्रॉपर्टी पत्नी और माँ के पास जाएगी, क्योंकि माँ और पत्नी क्लास 1 ईयर में है। अगर कोई सिंगल पेरेंट है, यानी कि उनकी कोई वाइफ नहीं है, कोई बच्चा अडॉप्ट किया है या पति है या वाइफ है, उनकी डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गए हैं, उस केस में अगर पेरेंट्स जिंदा हैं तो माँ को प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी और बच्चे को करेगी। अगर ना ही बच्चे हैं ना ही माँ बाप हैं, अगर सिंगल हैं, भाई बहन पिता, ये सब क्लास 2 ईयर्स में आते हैं। तो अगर क्लास 1 ईयर में कोई भी व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी क्लास 2 ईयर्स में। क्लास 2 ईयर्स में चाचे के लड़के, मामे के लड़के, उस तरीके से क्लास 2 ईयर्स जो बहुत वाइड है उनके ऊपर डिवॉल्व करेगी, भाई बहन। अगर क्लास 2 ईयर्स में भी कोई नहीं है तो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में, यानी कि जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर भी डिवॉल्व कर सकती है। और अगर दूर तक कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो प्रॉपर्टी इवैक्यू डिक्लेयर की जाती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी फिर सरकार के पास चली जाती है। और अगर मान लीजिए किसी का सिर्फ एक ही वारिस है और वो अपनी वसीयत नहीं बनाते हैं पेरेंट्स, तो क्या उस केस में उनके डिसीज होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी उसी को जाएगी? तो ऑटोमेटिकली अगर कोई वारिस ही एक है, एक ही बच्चा है और वो क्लास 1 ईयर है, तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी उसी बच्चे को चली जाएगी। विल का पर्पस ये है, अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं, आप किसी एक को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, एक को आप चाहते हैं कि मैं 2 में तो प्रॉपर्टी बांट दूं,
एक को मैं नहीं चाहता, मैं प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, तब आप विल कर सकते हैं। वो भी सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जिसको आपने अपने पैसों से खुद बनाया हो। अगर आप चाहते हैं मैं अपने बच्चों को एक्सक्लूड करके मैं किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते, कोई तीसरा व्यक्ति मेरी सेवा करता है, तो आप विल करके तीसरे व्यक्ति के नाम कर सकते हैं, पर ओनली तभी अगर वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। दादालाई प्रॉपर्टी को विल नहीं किया जा सकता। जी वकील साहब, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप विल बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं, तो आपको वकील की जरूरत नहीं होती है। जी, क्या ये सच है? बिल्कुल ठीक है। विल बनाने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं। विल बनाने के लिए आप एक सिंपल कागज पर भी अपने हाथ से लिख सकते हैं, किसी से टाइप करा सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको याद रखें बस कि जब भी आप एक विल बनाएं तो आप अपना पूरा नाम लिखें। आप ये लिखें कि मैं अपने पूरे होशो हवास में विल बना रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मेरा जो माइंड है, मेरे माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, अनड्यू प्रेशर नहीं है। उसके बाद अपना नाम लिखें, पूरा नाम लिखें, इनिशियल्स ना लिखें, पूरा नाम ऐसा लिखें जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में या 10वीं की मार्कशीट में था या और जो डॉक्यूमेंट्स में आपका पूरा नाम चलता आया है। अपना पूरा नाम लिखें, एज लिखें और अपना पूरा एड्रेस लिखें। उसके बाद आप जो आपके पास प्रॉपर्टी है जिसके आप ओनर हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें कि ये प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ और कैसे आप ओनरशिप आपको कब बनी, कैसे ओनरशिप बने। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप किस किस को बांटना चाहते हैं और कितना कितना हिस्सा किस किस को देना चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे साइन करें। आपको अपनी विल में एक एग्जीक्यूटर बनाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति है जो आपके मृत्यु के बाद आपने जो विल बनाई है उस विल को उस डॉक्यूमेंट को आप जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। फिर आपको 2 विटनेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप वो 2 विटनेसेस के नीचे साइन करा लीजिए, अपने भी साइन कीजिए। विल तैयार है, रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। अगर करा लेंगे तो बहुत अच्छा है, आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी जी, चलिए रोहतक से नफे सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार नफे सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है जी, क्या एक दादा अपने बच्चे को, अपने पोते को नाम डायरेक्ट करा सकता है कोई अपनी अचल प्रॉपर्टी को? जी बिल्कुल। बाप दादा से चलती हुई आ रही है उस संपत्ति को अपने लड़के को इग्नोर करके अपने पोते को डायरेक्ट करा सकता है क्या? अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि वो प्रॉपर्टी बाप दादा से चलती आ रही है, यानी कि दादालाई प्रॉपर्टी है, आपको भी पीछे से आई। अगर आपको पीछे से प्रॉपर्टी आई तो आप अपने बेटे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप विल नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने पैसों से कमाई, आपने खुद मेहनत की, आपने पैसा कमाया, उस पैसे से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है आप उसको विल कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को विल कर सकते हैं अपने पोते के नाम पर। जो आपकी दादालाई प्रॉपर्टी है जो आपको भी आपके बाप दादा से मिली है, उसमें आप अपने बेटे को नहीं हटा सकते, वो आपके बेटे तक जाएगी ही। हाँ, आपके पोते को आपके बेटे के थ्रू जरूर जाएगी वो प्रॉपर्टी, पर अपने बेटों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें विल कीजिए, एंसेस्ट्रल में नहीं कर सकते। जी वकील साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वकील साहब, मान लीजिए किसी के 2 वारिस हैं जी और दोनों बेटे हैं, तो उस केस में किसके पास होता है? अगर किसी के 2 वारिस हैं, अगर कोई विल की गई है तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर एक को एक्सक्लूड करना है, दूसरे को देनी है, तो उस तरीके से दी जा सकती है। अगर कोई विल नहीं है, किसी भी व्यक्ति के 2 वारिस हैं, 2 बेटे हैं, तो उस केस में उसके मृत्यु के बाद शेयर मिलेगा। एक शेयर तो दोनों बेटों को मिलेगा, एक शेयर उनकी पत्नी को मिलेगा अगर वो जीवित हैं, और एक शेयर मिलेगा उनकी माँ को अगर वो जीवित हैं। अगर माँ और पत्नी में से कोई जीवित नहीं तो 50-50% मिल जाएगा दोनों बच्चों को। अगर पत्नी जीवित हैं और माँ जीवित नहीं और दोनों बच्चे जीवित हैं तो 1/3 मिल जाएगा। अगर माँ भी जीवित है, पत्नी भी जीवित है, दोनों बेटे भी जीवित हैं तो 1/4 मिलेगा ईच को। जी जी, चलिए रविदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे हेलो दामाद गुजर गया हमारा। हाँ जी, अब वो 4 भाई हैं और उनकी जो जमीन है वो उसके बाप पे फादर का नाम है और एक जगह उसकी माँ के भी नाम है, मायके वाली जी। तो ये वो जो करे कि हमें अच्छा हमारी लड़की जो है ना वो गुजर के, मतलब लड़की को नहीं कराएंगे, हम अपने पोतों को कराएंगे, अपनी बहू को नहीं देंगे अभी बिल्कुल भी। जी, इसके बारे में पूछना जी ऐसा बहू का क्या राइट बनता है? जी वैसे तो बहू का राइट प्रॉपर्टी में वैसे तो नहीं बनता, अपने ससुर की प्रॉपर्टी में। हाँ, अपने पति की प्रॉपर्टी में बनता है। जैसे कि आपने कहा, जितना मैं समझ पाया, जो प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वो दादालाई प्रॉपर्टी है। तो अगर आपका दामाद गुजर गया, वो 4 भाई थे, तो चारों भाइयों में वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होनी चाहिए थी। अब जितना आपके दामाद के हक में जितना शेयर आना चाहिए था, उस शेयर में से आपके पोते और आपकी
आपकी जो बेटी हैं और आपकी बेटी की जो सास हैं उनका इक्वल शेयर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा सीधा अपने पोतों के नाम करा देंगे, आपकी बेटी को कुछ नहीं देंगे। आपकी बेटी का बनता है हक। अगर आपको वो ऐसे नहीं देते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। जी चलिए रविदास जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जरूर जवाब मिल गया होगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज हम चर्चा कर रहे हैं वसीयत पर। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, ऐसा कहा जाता है कि वसीयत जब आप लिखते हैं, विल लिखते हैं, प्रोबेट कराना पड़ता है। व्हाट इज दिस प्रोबेट? जी, बहुत अच्छा सवाल है। प्रोबेट कराना मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी कोर्ट के द्वारा। इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, इंडियन सक्सेशन एक्ट में पूरा प्रोसेस है कि विल किस तरीके से प्रोबेट कराई जाएगी। पहले ये बताता हूँ कि प्रोबेट क्या है और ज़रूरी क्यों है। प्रोबेट का मतलब है कोई भी विल जो हमने बनाई है उसकी ऑथेंटिकेशन या सर्टिफिकेशन कोर्ट के द्वारा। जब प्रोबेट की जाती है तो प्रोबेट के सर्टिफिकेट के साथ विल की कॉपी भी लगती है। अब ये बताता हूँ कि प्रोबेट क्यों कराई जाती है। प्रोबेट इसलिए कराई जाती है क्योंकि कई बार चाहे विल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, कानूनी तौर पर विल की ऑथेंटिसिटी कैसे पक्की की जाए कि लास्ट विल थी किसी भी व्यक्ति की, या ये विल नकली तो नहीं, या ये विल जब बनाई गई तो बनाने वाले के ऊपर, विल करने वाले के ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर तो नहीं था, ये विल फ्रॉड से तो बना ली नहीं गई, किसी का ज़बरदस्ती तो अंगूठा नहीं लगवा लिया गया। ये सब ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए प्रोबेट कराई जाती है। प्रोबेट कैसे होगी? प्रोबेट का एक प्रोसेस है। कोर्ट में जाके कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है प्रोबेट कराने के लिए। उसमें विल की कॉपी लगानी पड़ेगी, डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और उसमें लिस्ट देनी पड़ेगी जो हीयर्स हैं, जो नॉर्मल हीयर्स हैं, उनके लिस्ट देनी पड़ेगी। वो लिस्ट देके कोर्ट का पूरा प्रोसेस होगा। उसमें सारे हीयर्स को नोटिस किया जाएगा, समन किया जाएगा, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है। ये प्रोसेस सिर्फ यही असर्टेन करने के लिए होता है कि जो विल का जो प्रोसेस है कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था, आखिरी विल है, विल जो है प्रॉपर तरीके से बनाई गई या नहीं बनाई गई। इस पर्पज़ के लिए विल को प्रोबेट किया जाता है। आप देखेंगे कि कहीं भी आप किसी जगह पे जाएंगे तो कई जगह आपसे कहा जाएगा कि विल को प्रोबेट करा के लाइए, उसके बाद ही हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। किसी बिल्डर के पास जाएंगे, आपकी कोई अचल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, प्लॉट है, वो कहेगा जी हम विल नहीं मानते, पहले प्रोबेट करा के लाइए। प्रोबेट का इसलिए पूरा प्रोसेस है, कोर्ट में जाना पड़ेगा और प्रोबेट करानी पड़ेगी। ये सर्टिफिकेशन हो जाती है कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिसिटी की विल की। जी चलिए, गुड़गांव से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जतिन जी। नमस्कार। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। या मैम, एक्चुअली आई एम पुटिंग अप इन गुड़गांव। यस। बेसिकली मैम ये जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर की जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है जी, एंड वी आर 4 ब्रदर्स, 4 भाई हैं हम लोग। जी एक्चुअली हम लोग 4 ब्रदर्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ एंसेस्टर प्रॉपर्टीज में क्या फादर इसको इंडिविजुअली बेच सकते हैं? जी, जैसे कि आपने कहा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो आप 4 भाइयों का राइट बाय बर्थ है, तो आपके फादर ऐसे नहीं बेच पाएंगे, ना ही वो किसी को विल कर पाएंगे। आपकी सहमति ज़रूरी है। अगर उन्होंने बेचनी है तो आपकी सहमति ज़रूरी है। हाँ, अगर आपकी जैसे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और अगर आपके फादर को कर्ता की पोजीशन में लाएं तो कुछ लिमिटेड पर्पसेस के लिए तो आपके फादर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। वो दिखाएंगे कि अगर अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कोपासनरी की ज़रूरत के लिए वो प्रॉपर्टी बेचना ज़रूरी था, तब शायद वो बेच पाएँ। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस वो खुद नहीं बेच सकते। आपकी कंसेंट ज़रूरी है। चाहे वो आज प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम है, आप चारों भाइयों का राइट बाय बर्थ है और वो प्रॉपर्टी आपको आएगी ही आएगी। चाहे आप अभी भी पार्टीशन मांग सकते हैं, उनकी मृत्यु के बाद तो आएगी ही आएगी। अभी भी आपका राइट है पार्टीशन मांगने का बाय मीट्स एंड बाउंड्स। अगर आपके बाकी भाई भी कहते हैं कि नहीं हमें अभी अपना हिस्सा नहीं चाहिए, आप अगर अपना हिस्सा खुद भी मांगना चाहते हैं, आप अपना पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं बाय मीट्स एंड बाउंड्स। आपका हिस्सा अलग कर दिया जाएगा और बाकियों का हिस्सा रह जाएगा। आपके पिताजी ऐसे प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, आपका राइट है। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र हैं हिसार से। नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। वकील साहब जी, जो आपने अभी बताया, जो नफे सिंह जी ने पूछा था कि दादा लाई प्रॉपर्टी के अंदर जी, पुत्र को इग्नोर करके और पोते के नाम नहीं कर सकता, जी, क्या वो दादा जी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर
अपना शेयर तो बेक्यूत कर सकता है? जी, अगर पहले उसके लिए पार्टीशन कराना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं ये पूछा कि अगर उसने वसीयत कर दी और वो गुजर गया जी, तो क्या गुजरने के बाद में उसका शेयर प्रोपोर्शनेटली नोशनल पार्टीशन में डिवाइड हो जाए, उसके नाम नहीं आएगा पोते के नाम वसीयत के बेस पर? जी, पहले मैं वही कह रहा हूँ, नोशनल पार्टीशन की बात है। जब तक पार्टीशन नोशनल अपना वो नाम कर गया वसीयत पर, वो वसीयत तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक वो पार्टीशन हुआ नहीं। अगर उनकी मृत्यु के बाद अगर पार्टीशन हुआ प्रॉपर्टी का, वो तो है नहीं, उनके बाद ही तो पार्टीशन हुआ, तो अपने बच्चों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते वो। चाहे आप नोशनल पार्टीशन की भी बात करें, वो नोशनल पार्टीशन तो उनके जीवित रहते ही हो गया। उनके मृत्यु के बाद अगर प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी, डिवाइड होगी सर्वाइवरशिप के हिसाब से, तो पहले बच्चों को जाएगी, फिर उनके बच्चों को जाएगी, यानी कि पहले पुत्र को जाएगी, उसके बाद उनके पोते को जाएगी। जी, चलिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। वकील साहब, कई बार हम नॉमिनी बना देते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हों या लॉकर्स हों या प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। जी, मान लीजिए जिसकी वो सारी प्रॉपर्टी है वो कहीं उनका निधन हो जाता है, तो क्या ये प्रॉपर्टी अपने आप नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है? अब ये जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉमिनी की बात कर रहे हैं तो नॉमिनी है क्या? नॉमिनी, ये ठीक है कि अगर हम कोई भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, शेयर डॉक्यूमेंट्स हैं या इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम उसमें नॉमिनी कर देते हैं। नॉमिनेशन करना भी चाहिए, पर यह जानना ज़रूरी है क्या नॉमिनी जो है अपने आप ओनर बन जाएगा? नहीं, नॉमिनी ओनर नहीं होता। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है। नॉमिनी क्या है? सिर्फ एजेंट है जिसने उसे नॉमिनेशन किया था। इसका मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक जो है पैसा दे देगा कि आप इसको लीजिए और इनके जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो नॉमिनी का कर्तव्य यही है कि पैसा लेके उनके जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज पर सक्सेसरशिप जितना भी बनता है। तो नॉमिनी एक एजेंट है, एक ट्रस्टी है, वो ओनर नहीं हो जाता। हाँ, एक पीछे जजमेंट जरूर आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की। अगर हम शेयर्स की बात करें तो कंपनीज एक्ट में जो नॉमिनी मेंशन है उसमें उस जजमेंट के हिसाब से नॉमिनी जो रेगुलर हेयर्स हैं उनको सुपरसीड कर जाएगा। यानी कि अगर आपका शेयर डॉक्यूमेंट है उसमें आप नॉमिनेशन कर देते हैं तो वो शेयर डॉक्यूमेंट नॉमिनी का ही माना जाएगा, उसमें हेयर्स क्लेम नहीं कर सकते। उसमें जो उनके अपने लीगल हेयर्स हैं वो उसमें अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मूवेबल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बैंक अकाउंट्स और कोई लॉकर्स, उसमें लीगल हेयर्स को ही मिलेगा, नॉमिनी को नहीं मिलेगा। जी जी, चलिए, अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर रोहतक से। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, मैं सर से पूछना चाह रहा था कि मेरे पिताजी है, 4 भाई हैं जी, तो उनमें से एक सबसे छोटे अनमैरिड थे, उन्होंने एक विल कराई, वो हम 5 भाइयों के नाम। अच्छा जी, मतलब अपने भतीजों के नाम। तो वो हमने उसका म्यूटेशन कराया, कुछ समय बाद वो म्यूटेशन चेंज हो गया, वो दो प्रॉपर्टी हमारे दोनों ताऊओं को चढ़ गई, दोनों को। किस ग्राउंड पे चेंज किया पटवारी ने वो म्यूटेशन? ये पता नहीं किस आधार पर, और मेरे पिताजी को एक्सपायर दिखाएगा, उसको नहीं कराई, वो दोनों भाइयों को करा दी। अच्छा, पहले चलिए वो हमारे 2-3 साल तक, उसके बाद कुछ समय बाद वो पता 3-4 साल बाद वो फर्ज निकलवाई तो पता लगा कि ये तो उन दोनों चला रखी है। अच्छा, हाँ जी। तो अब इसमें आपको ये करना चाहिए था, जब आपको पता चला आपने नई फर्द निकलवाई, आपने देखा पहले आपके नाम थी, अब आपके नाम से हट गई, तो आप पुरानी फर्द निकलवाइए जिसमें कि आपके नाम जो वसीयत की गई थी वो उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी चढ़ाई गई थी। उसके बाद आप नई फर्द निकलवाइए कि वो उसमें आपके नाम से हटा दी गई। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा क्या उन्होंने, आपके ताऊओं ने कोई कोर्ट केस किया या वो उन्होंने चैलेंज की जो विल है, या तो विल चैलेंज की होगी। अगर कोई अंदर खाते से कोई मिली भगत से उन्होंने चेंज करा दी है तो आपके पास राइट है कोर्ट जाने का। आप पुरानी जो फर्द है जिसमें आपके नाम प्रॉपर्टी चढ़ गई थी वो फर्द लेके, और जो प्रेजेंट फर्द है जिसमें कि वापस आपके ताऊओं के नाम प्रॉपर्टी चढ़ गई है, उस फर्दों को लेके आप कोर्ट में जाइए। जो वसीयत थी असली वसीयत को लेके जाइए। अगर प्रोबेट कराने की ज़रूरत पड़ती है प्रोबेट कराइए, और मुझे उम्मीद है कि आपको आपका राइट जरूर मिल जाएगा। जी जी, चलिए, जीत हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था श्रीमान से कि जैसे कोई अगर वो अपने भतीजे को अपनी जमीन जो है वसीयत के माध्यम से देती है जी जी, और अचल संपत्ति भतीजे के नाम कर देती है, तो क्या उसको उसका रजिस्ट्री करवानी जरूरी होती है?
और दूसरा सवाल ये था मैम कि एक सादे कागज पे लिखी गई वसीयत उतनी ही मान्यता रखती है जितनी की कोर्ट में या किसी वकील के द्वारा लिखाई गई वसीयत में? जी, आपके दो सवाल हैं, दोनों सवाल का उत्तर देता हूँ। पहले आपके जो बाद वाला सवाल है उसका उत्तर देता हूँ। एक विल चाहे आप कोरे कागज़ पे लिखिए या कैसे भी लिखिए, वो उतनी ही वैलिड है। जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं विल के, वो ज़रूर पूरे कीजिए, जैसे कि आपका पूरा नाम। आप विल अपने पूरे होशो-हवास में बना रहे हैं, आप पे कोई अनड्यू प्रेशर नहीं है। जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको देनी है, वो आप लिखिए। कौन एग्जीक्यूटर है आपकी मृत्यु के बाद, उस विल के हिसाब से कौन प्रॉपर्टी बांटेगा, वो ज़रूरी है। उस व्यक्ति का नाम और 2 विटनेस ज़रूरी है। तो आप किसी भी प्लेन पेपर पे लिख दीजिए, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर वो प्लेन पेपर जिस पे भी आपने विल बनाई, वो अगर वो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, वैसे तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर रजिस्ट्रेशन करवाने के अपने फ़ायदे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई किसी भी विल की, तो उसमें क्या होगा कि आपकी मृत्यु के बाद वो मिसयूज़ की जा सकती है। आपकी उस विल को फाड़ दिया जा सकता है, तो उसमें डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अगर कोई डिस्ट्रॉय कर देता है तो जो आपके दूसरे हीयर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप के हिसाब से जाएगी। अगर आप उस विल को रजिस्टर करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो इसकी एक कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक जमा कर ली जाएगी। वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे उसके बाद अगर आपके हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से आपकी मृत्यु के बाद जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होना हो, डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा सकता है एग्जीक्यूटर के द्वारा। तो आपकी जो बनाई गई जो विल थी उसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, कोई गलत व्यक्ति उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और प्रॉपर्टी आपकी इच्छा के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जी। चले, अमरपाल जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार अमरपाल जी, नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे बाबा ने 2 शादी करी थी जी। तो क्या नाम है, पहले से हमारे पिताजी से और दूसरे से क्या नाम है 2 भाई थे जी। इनके एक भाई अपनी मदर के नाम वसीयत कर जाते हैं। क्या उस वसीयत अपनी माँ के नाम करते हैं तो वो क्या नाम, उसमें हमारा राइट बैठेगा नहीं बैठेगा? हैं, दोनों सवाल का उत्तर देता हूँ। पहले आपके जो बाद वाला सवाल है उसका उत्तर देता हूँ। एक विल चाहे आप कोरे कागज़ पे लिखिए या कैसे भी लिखिए, वो उतनी ही वैलिड है। जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं विल के, वो ज़रूर पूरे कीजिए, जैसे कि आपका पूरा नाम। आप विल अपने पूरे होशो-हवास में बना रहे हैं, आप पे कोई अनड्यू प्रेशर नहीं है। जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको देनी है, वो आप लिखिए। कौन एग्जीक्यूटर है आपकी मृत्यु के बाद, उस विल के हिसाब से कौन प्रॉपर्टी बांटेगा, वो ज़रूरी है। उस व्यक्ति का नाम और 2 विटनेस ज़रूरी है। तो आप किसी भी प्लेन पेपर पे लिख दीजिए, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर वो प्लेन पेपर जिस पे भी आपने विल बनाई, वो अगर वो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, वैसे तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर रजिस्ट्रेशन करवाने के अपने फ़ायदे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई किसी भी विल की, तो उसमें क्या होगा कि आपकी मृत्यु के बाद वो मिसयूज़ की जा सकती है। आपकी उस विल को फाड़ दिया जा सकता है, तो उसमें डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अगर कोई डिस्ट्रॉय कर देता है तो जो आपके दूसरे हीयर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप के हिसाब से जाएगी। अगर आप उस विल को रजिस्टर करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो इसकी एक कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक जमा कर ली जाएगी। वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे उसके बाद अगर आपके हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से आपकी मृत्यु के बाद जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होना हो, डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा सकता है एग्जीक्यूटर के द्वारा। तो आपकी जो बनाई गई जो विल थी उसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, कोई गलत व्यक्ति उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और प्रॉपर्टी आपकी इच्छा के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जी। चले, अमरपाल जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार अमरपाल जी, नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे बाबा ने 2 शादी करी थी जी। तो क्या नाम है, पहले से हमारे पिताजी से और दूसरे से क्या नाम है 2 भाई थे जी। इनके एक भाई अपनी मदर के नाम वसीयत कर जाते हैं। क्या उस वसीयत अपनी माँ के नाम करते हैं तो वो क्या नाम, उसमें हमारा राइट बैठेगा नहीं बैठेगा? जी देखिए, पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि जो वसीयत की है वो पहले दादालाई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दादालाई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। पर्सनल प्रॉपर्टी को ही कर सकते हैं। पहले तो ये टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर माँ के नाम की तो वो दादालाई प्रॉपर्टी ना हो, पर्सनल प्रॉपर्टी ही हो। अगर दादालाई प्रॉपर्टी है तो विल वैसे ही इनवैलिड है। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है माँ के नाम, माँ अगर आगे विल करना चाहें वो विल कर सकती हैं किसी के भी नाम। अगर माँ विल नहीं करके जाती
तो माँ के जितने बच्चे हैं उनके सर्वाइवरशिप के हिसाब से प्रॉपर्टी बटेगी, यानी कि उनके वारिस जितने भी होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो माँ के ऊपर है, वो विल करना चाहें विल कर सकती हैं, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो फिर से दादालाई प्रॉपर्टी की नेचर में हो जाएगी। अगर वो विल करती हैं तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी की नेचर में ही रहेगी। जी चलिए, रोहताश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये जो प्रॉपर्टी है ना जी, एक मतलब बाप ने खरीदी थी जी। जी जी। और उसमें ये लिखा है वसीयत में कि पहले मेरी है, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी की, उसके मरने के बाद उसकी। जी जी। है ना। तो मैंने केस डाल दिया, जब ये घर से निकालने लगा ना, मैंने केस डाल दिया। तो उसमें मेरा केस डिसमिस हो गया। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी ये प्रॉपर्टी दादालाई प्रॉपर्टी थी या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? दादालाई नहीं है जी। अच्छा, नहीं। अगर प्रॉपर्टी दादालाई नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ये उनका हक है कि वो प्रॉपर्टी किसी को भी दें। वो चाहें आपको ना दें, उन्होंने जैसे कि चाहा कि उनकी पत्नी के नाम हो जाए उनके मृत्यु के बाद, तो ऐसा वो कर सकते हैं। अगर वो ये चाहें कि वो अपनी पत्नी को भी ना दें, अपने बेटे को ना दे के किसी तीसरे व्यक्ति को भी दे दें, तो वो भी कर सकते हैं। ये क्योंकि उनकी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनके पास पूरा राइट है कानूनन, वो किसी को भी दे सकते हैं, विल कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है पहले अभी उनकी है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी की होगी, फिर आपकी होगी, वो ये बिल्कुल कर सकते हैं, उनको पूरा हक है। तो इसीलिए शायद आपका केस डिसमिस हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ कानून के हिसाब से। तो जी चलिए, सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं गुड़गांव से। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं अपने जो हमारे फादर थे, एक प्लॉट था हमारा 150 गज का। जी जी। ठीक है मैडम, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी जी। तो हमने फादर ने वैसे जब उनके जीते जी ही हमें आधा आधा दे दिया था। हम 3 भाई हैं और 5 बहनें हैं जी। तो जिस प्लॉट भाई एक पुराने दादालाई मकान में, वो उनको दे दिया था और हम दोनों भाइयों को उसमें से दे दिया। बहनों की शादी हो गई। जी जी। ठीक है जी। तो उसमें से आधा आधा हमने अपना अपना हिस्सा बना लिया था भाइयों ने। उन्होंने खुद बनाया था, मैंने अपना बना लिया था जी। तो अभी भाई ने हमारा उस पर केस डाला हुआ है और सिस्टरों को भी सबको एक साथ करके कि भाई इसमें हमारा हिस्सा चाहिए जी। जबकि कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया उनके जीते जी। और काफी पुरानी बात है, 86-87 में हमने अपना अलग अलग बनाया था। 2004 में उनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। अच्छा, इसमें विल नहीं थी, उन्होंने वैसे ही आपके नाम, इसमें आपके नाम भी चढ़ गया था कि आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम चढ़ गई थी उनके जीते जी ही? रजिस्ट्री उन्हीं के नाम से थी, उन्होंने वैसे ही अपनी जीते जी भाई अपना आधा आधा बना लो। अच्छा, ठीक है। अब देखना ये पड़ेगा जो आपका पार्टीशन हुआ, जैसे कि आपने कहा, वो ये बात 86-87 की है, पर प्रॉब्लम क्या रही कि रजिस्ट्री उनके नाम ही रही। तो आपके घर में क्या सेटलमेंट हुई, फैमिली सेटलमेंट क्या हुई, उसमें या तो आपके भाई बहन आपका साथ दें और आपसे डिस्प्यूट ना करें, कहीं आप कोर्ट में भी जाएंगे, डिक्री करवाएंगे भी सही, डिस्प्यूट अराइज होगा। अगर आपके भाई बहन आपके साथ हैं, वो कहेंगे कि हाँ ये फैमिली सेटलमेंट हुई थी, तो उसे माना जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2004 में आपके जब पिताजी की मृत्यु हुई तो रजिस्ट्री जो है उस प्रॉपर्टी की आपके पिताजी के नाम थी। अब क्योंकि कोई विल नहीं है तो उसमें सारे भाई बहनों का हिस्सा बनता है। ऑल्दो आपका इंटरनली पार्टीशन हो गया था, अब अगर उस पार्टीशन को आपके भाई बहन खुद ही डिस्प्यूट करेंगे तो आपके लिए प्रूव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो आपके पास एक ही डिफेंस है कि अगर ये पार्टीशन हुआ था आपके पिताजी की मर्जी से हुआ था, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस पार्टीशन में आपके भाई बहनों की कंसेंट थी, एक फैमिली अरेंजमेंट हुआ था, फैमिली सेटलमेंट हुआ था, जिसमें कि बड़े भाई को तो एक मकान दे दिया गया और हम 2 भाइयों को ये एक प्लॉट दे दिया गया जिसमें से हमने बना लिया। तो हो सकता है अगर कोर्ट में ये मैटर जाए तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फैमिली सेटलमेंट थी सारे भाई बहनों की रजामंदी से। जी जी। चलिए, प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। प्रमोद जी नमस्कार। हेलो। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी पूछिए सवाल। मैडम जी, मेरा सवाल है जी, मैं 8 साल पहले प्लॉट लिया था मैंने, फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, मालिक रजिस्ट्री नहीं करवा रहा जी, क्या किया जाए? अब हम वैसे तो आज हम विल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं वही सोच रही थी बहुत देर से वकील साहब कि आज कोई गलत क्वेश्चन नहीं आया हमारे नहीं, पास। हाँ, आ ही गया, पर मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। आपने एग्रीमेंट टू सेल किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा। अब कायदे से तो उस एग्रीमेंट की 3 साल की म्याद है कि 3 साल में आप सामने वाली पार्टी के खिलाफ केस डाल सकते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि आप कोर्ट में केस डालिए कि जी आप आइए और रजिस्ट्री कराइए। अब क्योंकि आपके मैटर में 8 साल हो गए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, आपका मैटर टेक्निकल हो गया है। आप मेरी ये सलाह है कि किसी वकील से आप बात करें, तो उम्मीद है आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा। जी चलिए, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। दीपक जी नमस्कार।
नमस्कार मैडम जी। पूछिए अपना सवाल। मैडम जी ऐसा है कि हमारी दादालाई प्रॉपर्टी है जी। और हमारी सिस्टर की शादी हुए 17-18 साल हो गए, तो क्या वो सिस्टर भी इस हमारे प्रॉपर्टी में हकदार होती है? ये पिताजी की डेथ कब हुई? डेथ नहीं, पिताजी अभी जिंदा है। पिताजी जिंदा हैं, तो अगर ये दादालाई प्रॉपर्टी है तो आज अगर आप प्रेजेंट केस की बात करें तो बहनों का हक बनता है, चाहे उनकी शादी कभी भी हो गई हो। आप 2005 के बाद जो लड़की है और लड़के में जो अलग अलग डिस्टिंक्शन थी वो ख़त्म हो गई, कानून बदल गया है। अब लड़का जो है लड़की के बराबर है, लड़की लड़के के बराबर है। जितने राइट्स लड़के को थे वो सारे राइट्स लड़की के पास आ गए हैं। अगर लड़के को अपने बाप का कोई ऋण चुकाना पड़ता था वो काम अब लड़की को भी करना पड़ेगा, और लड़की और लड़के को इक्वल राइट्स हैं। तो क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादालाई प्रॉपर्टी है, तो कानून की नज़र में लड़की को लड़के के बराबर ही माना जाएगा और लड़की का भी उतना ही शेयर आएगा जितना कि लड़के का है। और प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादालाई प्रॉपर्टी है, आप विल भी नहीं कर सकते, तो आपकी बहन का जरूर हक बनेगा, उनका राइट बनेगा। जी वकील साहब, ये रिसेंटली कानून आया था कि अब बेटियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटों का है। इसमें और क्या क्लॉज हैं? इसमें मेजरली तो हुआ क्या था कि सन 2005 में अमेंडमेंट की गई थी कानून में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। उससे पहले लड़कों को ज़्यादा राइट थे, लड़कियों को कम थे। यानी कि अगर लड़की की शादी हो जाती थी उसके बाद उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रह जाता था। अगर हक रहता भी था तो वो अपना पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी। सेक्शन 24 था शायद हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जिसके हिसाब से ड्वेलिंग हाउस में वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी और उसको इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं थे लड़के के बराबर। तो दिस वाज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है कि लड़का और लड़की हर कोई इक्वल माना जाएगा, उसका वायलेशन था। तो सरकार ने अमेंडमेंट लाया 2005 के अंदर, जिसके द्वारा लड़के और लड़की को बराबर हक दे दिए गए। और वो जो सेक्शन था जिसमें कि लड़की पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती थी ड्वेलिंग हाउस में, वो भी ख़त्म कर दिया गया, वो ओमिट कर दिया गया। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि लड़की जो है इवन अपनी शादी के बाद अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम कर सकती है, इवन जो ड्वेलिंग हाउस है उसमें भी पार्टीशन क्लेम कर सकती है, और ये जो पहले चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो अब लड़की और लड़के का बराबर हक है। जी हक तो बराबर हो गया, लेकिन ऋण की आप बात कर रहे थे कि अगर माँ बाप पे कोई ऋण है तो वो अब लड़की पे भी उतना ही दायित्व बनता है जितना लड़के का। जी बिल्कुल। पहले क्या था, कानून के हिसाब से अगर लड़के को ज़्यादा राइट्स थे तो लड़के का ये दायित्व भी था कि अगर पिता ने किसी से ऋण लिया है, कोई डेब्ट है, तो उसे वो चुकाना होता था। अब क्योंकि सारे राइट्स जो हैं लड़कियों के लड़कों के बराबर हो गए, तो अगर कोई ऋण है माता पिता के ऊपर तो वो उन्हें ऋण भी चुकाना पड़ेगा। अगर बेनिफिट्स मिले हैं तो लाइबिलिटीज भी आपको उठानी पड़ेंगी। अगर आप कोई लड़की प्रॉपर्टी में अगर इक्वल शेयर है लड़के के बराबर, भाई के बराबर अगर आपका शेयर है, तो आपके भाई की जो लाइबिलिटीज थी अपने माता पिता के प्रति, उन्होंने कोई ऋण लिया हो फैमिली को पालने के लिए किसी से, तो उसमें आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लीगली ये जरूरी है। जी वकील साहब, मान लीजिए कोई डिवोर्सी है तो क्या उसके बच्चों का हक तब भी बनेगा फादर की प्रॉपर्टी में? लड़की के फादर की प्रॉपर्टी में या लड़के के पति की प्रॉपर्टी में क्या तब भी उस लड़की के बच्चों का हक बनेगा अगर दोनों सेपरेट हो चुके हैं, डिवोर्सी हैं? जी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अगर हम कोपासनरी प्रॉपर्टी की बात करें, जो कि अगर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दादालाई प्रॉपर्टी, तो हर बच्चे का जो राइट है वो बाय बर्थ हो जाता है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद चाहे लड़की है या लड़का, क्योंकि डिस्टिंक्शन खत्म हो गई, जो भी बच्चा पैदा हुआ, जब भी वॉर्म में उसका एग्जिस्टेंस भी आ गया, जैसे ही उसका एग्जिस्टेंस भी आ गया इस दुनिया में, चाहे वो अभी गर्भ के अंदर क्यों ना हो, उसका राइट क्रिएट हो गया प्रॉपर्टी में। अगर डाइवोर्स हो गया कोई बात नहीं, पर बच्चों का तो राइट है, उनका खून का रिश्ता है अपने बाप से और अपने दादा से। तो अगर दादालाई प्रॉपर्टी है उसमें उनका राइट रहेगा, चाहे डिवोर्स भी क्यों ना हो गया हो और दोनों बच्चे अपनी माता के साथ अलग ही क्यों ना रह रहे हो, उनका हिस्सा रहेगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। हाँ, अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है दादा की, वो दादा के ऊपर है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी में अपने पोतों को दे भी सकता है, उनको एक्सक्लूड भी कर सकता है, अपने बेटे को दे सकता है, बेटे को एक्सक्लूड करके किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बच्चों को हक जरूर मिलेगा। जी वकील साहब, मान लीजिए कोई ऐसे प्रॉपर्टी छोड़कर जाता है, किसी का निधन हो गया और जिसके पास वो प्रॉपर्टी जा रही, जो लीगल आयर है, वो नाबालिग है, जी, उस केस में क्या होता है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई लीगल एयर नाबालिग है तो प्रॉपर्टी में उसका म्यूटेशन उसकी चढ़ जाएगी, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाएगा उसकी। अगर वो व्यक्ति माइनर है तो उसका एक गार्डियन अपॉइंट कराया जा सकता है। वो गार्डियन जो है उस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा कब तक, जब तक बच्चा जो है माइनर जो है 18 साल का ना हो जाए। 18 साल का होने के बाद गार्डियन का रोल खत्म हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी जो माइनर, जो अब मेजर हो गया बच्चा, वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। जी चलिए, नवीन जुड़ गए हमारे साथ बहादुरगढ़ से। नवीन जी नमस्कार।
नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पिताजी की शादी है, तो पहली शादी मेरी पहली माँ के नाम जो है मेरे पिताजी। नवीन जी, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका क्या सवाल है। एक बार फिर रिपीट कीजिए। मेरे पिताजी की शादी हुई थी जी। तो पहली शादी हुई थी तो मेरी पहली माँ के नाम मेरे पिताजी ने प्लॉट करवा दिया था। तो वकील साहब, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? थोड़ा क्लियर बोलें आप। नवीन जी, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा क्लियरली अपने सवाल एक बार फिर से दोहराइए। हेलो जी। 2 शादी हुई थी, तो पहली शादी हुई थी तो पहली पत्नी के नाम मेरे पिताजी ने प्लॉट लिया था। क्या कर दिया था? पहली शादी में क्या हुआ? प्लॉट मतलब मकान मेरी पहली माँ के नाम से आया था। अच्छा। हाँ, तो उनकी मृत्यु के बाद पिताजी ने दूसरी शादी की। तो जो पहली माँ के मेरे एक भाई है, 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने आपकी आवाज़ कट गई है। संपर्क इनसे टूट गया है हमारा वकील साहब। खैर वकील साहब, एक क्वेश्चन जो लास्ट बहुत ज़रूरी वही है कि विटनेस, 2 विटनेस के साइन होते हैं जब भी आप साइन करवाते हैं या विल लिखते हैं जी, वो विटनेस कौन होने चाहिए? क्या ज़रूरी है विल बनाते समय विटनेस का ध्यान रखना? जी, जब भी आप कोई विल बनाएं, चाहे उसको आप रजिस्टर कराएं या ना कराएं, 2 विटनेस ज़रूर होना चाहिए। विटनेस का पर्पज़ क्या है? आपने विल लिखी, आपने एक एग्जीक्यूटर का नाम लिखा, विटनेस का पर्पज़ ये है, वो विटनेस ये सर्टिफाई करेंगे कि ये विल आपने खुद लिखी है, या अगर टाइप कराई है तो उसके सामने, उन विटनेसेस के सामने आपने विल अपनी साइन की है, और आपके साइन करने के बाद विटनेसेस ने साइन किए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस विल का तो दोनों विटनेसेस को साथ जाना पड़ेगा, उनकी फ़ोटो हो जाएगी, और उसके बाद जो विल की कॉपी है संभाल के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पर रख दी जाएगी। विटनेसेस क्यों ज़रूरी हैं? विटनेसेस सर्टिफाई करते हैं कि ये विल आपने खुद बनाई थी, आपके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं था, और उनके सामने आपने किसी भी अनड्यू प्रेशर को ना होते हुए अपनी इच्छा से उस विल को साइन किया, और ये दोनों विटनेस सर्टिफाई करेंगे। कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपकी मृत्यु के बाद कि ये विल वैलिड नहीं है, ये विल फ्रॉड से बनाई गई है, या इस विल को कोई अनड्यू प्रेशर था, तो विटनेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस समय पे। वो विटनेस गवाही देते हैं, नहीं ये विल जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है हमारे सामने उस व्यक्ति ने विल साइन की थी, अपनी इच्छा से की थी, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था किसी का, और हम ये सर्टिफाई कर रहे हैं। तो अगर ये मैटर आगे कोर्ट में जाता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो विटनेस की गवाही के बेसिस पे विल ही प्रूव की जाएगी। पर वकील साहब, ये विटनेस होने कौन लोग चाहिए? क्या ये फैमिली के ही मेंबर्स होने चाहिए, आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, इन सब का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जब मान लीजिए जिसने विल बनाई वो भी काफ़ी बूढ़े थे और उनका निधन हो गया, और उसके बाद जो विटनेस हैं वो भी आप काफ़ी उम्र के हैं विटनेस, और मान लीजिए उनका भी निधन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? ये बहुत अच्छी बात है। अब विटनेसेस का पर्पस तो मैंने बता दिया। अगर मृत्यु के बाद कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसके बाद विटनेस तो है सर्टिफाई करेंगे कि विल ये जेन्युइन थी। अगर आपकी मृत्यु के पश्चात ऐसा समय आता है आपके विटनेस खुद ही अवेलेबल नहीं है, उनकी ही मृत्यु हो चुकी है, तो उस विल को सर्टिफाई कौन करेगा? इसलिए विटनेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विटनेस ऐसे व्यक्ति रखे जाएं जो कि आपके फैमिली मेंबर्स यूजुअली ना हो, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को तो इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आप विल में। आप जिन व्यक्तियों का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं विल में, कोशिश कीजिए कि उनको विटनेस ना बनाया जाए, विटनेस थर्ड पार्टी को बनाया जाए, ताकि जो बेनिफिशियरी हैं आपके विल के उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। विटनेस ऐसे व्यक्ति हों कि थोड़े से आपसे उम्र में कम होंगे, तो ये फ़ायदा होगा अगर कल को कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो वो विटनेस गवाही दे सकते हैं कि विल ये जेन्युइन विल थी, इसमें कोई फ्रॉड नहीं किया गया, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। विटनेस आप थर्ड पार्टी को बनाएंगे, बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके फेवर में जो बेनिफिट था क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय की कमी थी, हालांकि बहुत बातें रह गई, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।